इमरान खान साहब, आपने खुद भी कहा कि आपने अपनी जर्नलिज्म के 10 साल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किए। क्या दोस्ती थी? दोस्ती का तो सवाल ही कोई नहीं कि उनसे मेरी कोई दोस्ती थी। उन्होंने सब कुछ वही किया जो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी नून लीग ने किया था, लेकिन उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान में आप चाहे या ना चाहे 1947 से लेके आज 48 से लेके चले, कायद-ए-आज़म का मैं निकाल देता हूँ, बाप भी एक ही, हीरो भी एक ही है, वो है पाकिस्तान की फौज। इमरान साहब पॉपुलर 3 लीडर होंगे, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनका जो फौज मुखालिफ बयानिया है 9th मई में कितने लोग निकले, तो वो तो मैंने इमरान खान को समझाया था, मेरे भाई पीछे कोई आएगा नहीं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में किया था कि वो नारा लगता था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियां साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा भाई जब मैंने कदम बढ़ाया पीछे देखा पीछे था ही कोई नहीं। वो तो इमरान खान को अकल की बात समझाई थी। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटीज हैं, ये किस प्लैनेट की प्रैक्टिस है? एक तो जो इम्यूनिटी है ना वो तो बिल्कुल ठीक मिली है जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को मिल गई है। वो अगर इम्यूनिटी ना भी आप दें, किसके बाप में इतना दम है कि किसी एक्स आर्मी चीफ को भी ट्रायल करके दिखा दे इस मुल्क। PMLN की गवर्नमेंट ने किया था ना, मुशर्रफ साहब का फांसी की सजा दी, एक्सिक्यूशन की। ये आप ही के इमरान खान थे कि उन्होंने आगे कहा इन जजों का दिमाग खराब हो गया, इस सजा पे कभी अमल दरामद नहीं होगा। मुशर्रफ साहब गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है डेथ के बाद। ये PMLN ने बचपन से हमारे जवानी से ये बनाया कि जी जरदारी मिस्टर 10% है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घोड़ों को मुरब्बे खिलाते हैं और पता नहीं पूरे मुल्क की दौलत लूट गए। इनकी आप बदकिस्मती देखें इस नून लीग की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की। इन्होंने उसी जरदारी साहब को कहा है कि ताहियात ये बंदा ना करप्ट हो सकता है, ना ये था और ना इसे मुकदमा चलेगा, ये अल्लाह दिखाता है आपको। इसी जरदारी साहब को इन्होंने 10 साल 12 साल करप्शन केस में रखा हुआ PMLN अंदर। डॉक्टर साहब, DG YSPR ने कॉन्फ्रेंस में बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया खान साहब के लिए। सुहेल अफरीदी साहब पर खास करके उन्होंने बहुत तनकीद की। ये एक वॉर है और इस वॉर को शुरू करने का और चलाने का सेहरा इमरान साहब के सर जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वॉर उन्होंने शुरू कर दी बड़े हाई लेवल पे, पीछे उनके जो है फौज नहीं है अवाम की, जिसके बलबोते पे वो इतने बड़े इदारे से टक्कर ले रहे हैं। अगर अभी आपको अडियाला जेल खान साहब से मिलने दिया जाए तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे? अगर मौका मिलता सवाल करने का तो मैं उनसे पूछता जरूर कि भाई आपको बड़ा समझाया था तो आप रियलाइज करते। मैं आपको जवाब भी बता दूंगा उनका, ये जो आपने बिला वजह फौज से पंगा लिया, उन्होंने जवाब भी उसका दे देना कि नहीं मैंने ठीक किया, क्योंकि वो उनका मिशन कुछ और है। अगर जेल में ही उन्हें कुछ हो जाता है नेचुरल या अननेचुरल तरीके से, तो उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, ये कौम इस तरह ही है, सब कुछ तरह ही है, सब चलता रहेगा। खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? क्लोज्ड फ्यूचर है, बंद गली और कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अली सुहेल और आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद है। न्यूज़ मीडिया की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक सेलिब्रिटी, एक स्टार जर्नलिस्ट कामरान शाहिद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत शुक्रिया, आपको यहाँ देख के बड़ी खुशी हो रही है। काम साहब, इतने गुड लुकिंग, इतने हैंडसम, अच्छा खूबसूरत पर्सनालिटी, वोकल कॉर्ड इतना भारी और अच्छा, एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे उन्होंने डांस की तरबियत भी दिलवाई व्हेन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। उन्होंने मुझे फ़िल्म की फ़ाइटिंग भी सिखाई, लेकिन मेरी वालदा जो है ना वो बड़ी रिलीजियस फैमिली से है। तो हमारी फैमिली में एक्चुअली राजपूत फैमिली है, उसमें मर्दों का भी बड़ा बुरा समझा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में जाना। तो मेरे वालिद जब इंडस्ट्री में गए तो मेरे दादा ने उनसे 2 साल बात ही नहीं की, वो घर से निकाल दिया उनको। तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरा समझा जाता था, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती, मतलब हिपोक्रेसी है। वैसे तो एंटरटेनमेंट देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में काम करने वाले लोगों को जो है वो पसंद। तो हमारी फैमिली में, हमारी बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, राजपूत फैमिली, तो उसको बुरा समझा था। मेरी वालदा क्योंकि एक बड़ी रिलीजियस फैमिली से है, तो मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी वालदा ने फिर मुझे एकेडमिक्स की तरफ भेज दिया और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मैं नहीं गया। सर, टीचिंग की और टीचिंग जैसा रिस्पेक्टेबल शोबा छोड़कर जर्नलिज्म ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, लेकिन साथ साथ इल्ज़ाम भी लगे। सोशल मीडिया का दौर है, ख़ास करके PTI के जो सपोर्टर्स हैं और उनकी जो सोशल मीडिया आर्मी जो है वो आपसे ख़ास खुश नहीं रहते और दे डू थ्रो एक्यूजेशंस एट यू। हाउ डू यू टेक देम? मेरे भाई बात ये है कि बड़ी अर्ली लाइफ में ये हिसाब लगा लिया था कि अल्लाह ताला ने आपको अकेले दुनिया में आप आए, अकेले आए, अकेले जाना, ये तो सुना है ना। बिल्कुल। लेकिन मेरा ज़रा ये है कि रहना भी अकेले ही है, मतलब यू आर ऑन योर ओन बाय ऑल मीन्स। सब लोग होते हैं आपके, लेकिन जब आप पे बुरा टाइम आता है तो कोई सोसाइटी, कोई एक दो लोगों को निकाल के आप बीच में से, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, आउटसाइडर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें से भी 1-2 को निकाल के
बाकी पूरी सोसाइटी जो है वो मज़े ले रही होती है, चस्के ले रही होती है। तो सोसाइटी के हिसाब से मैंने नहीं कभी चला, क्योंकि सोसाइटी का मेरी ज़िंदगी में ना कोई रोल है, ना सोसाइटी मुझे कुछ दे सकती है। आपने मेहनत करनी है, और मुकद्दर और डेस्टिनी जो है आपको अल्लाह ताला बनाता है। ये दो चीज़ें जब मुझे चल गई पता बड़ी अर्ली एज में, तो आई जस्ट गिव अ डैम टू सोसाइटी कि वो क्या कहती है क्या नहीं कहती। और जिस तरह की लाइफ मैंने गुजारी हुई है, बड़ी टफ लाइफ, मतलब मेरा चाइल्डहुड बड़ा टफ गुजरा, मेरा अर्ली यूथ बड़ा टफ गुजरा, मेरे वालिद बड़े सख्त आदमी रहे। तो ये जो सोशल मीडिया के जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो बच्चे हैं, तो भी पैदा ही नहीं हुए। तो इनका कहना तो, बल्कि मैं तो वैसे तो सोशल मीडिया में देखता बड़ा कम हूँ, लेकिन अगर कभी नज़र पड़ जाए, कोई क्रिटिसिज्म कर, तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि वो मुझे देखते भी हैं, फिर वो अपना ब्लड प्रेशर भी चढ़ाते हैं। उसके बाद उनके पास इतना टाइम है मेरे पे फोकस करने के लिए कि वो लिखते भी हैं, और वो चाहे जहर लिखे या कुछ लिखे, आई स्टिल रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट, कि उनका सेंटिमेंट अगर किसी के साथ है। एक ज़माने में डिपेंड करता है, अगर आप किसी एक पार्टी के, हमने तो फैक्ट्स में बात करनी है, फैक्ट्स कभी किसी एक पार्टी को सूट कर दे, किसी दूसरी पार्टी को, तो सिर्फ ये नहीं कि किसी एक खास पार्टी का मैं टारगेट रहा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से हर सियासी पार्टी का टारगेट रहा हूँ, हर सियासी पार्टी के ब्रिगेड का टारगेट रहा हूँ। लेकिन हम उसको देख के अगर आपने ज़िंदगी जी, तो क्या ज़िंदगी है वो। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको, अभी 19 साल हो गए जर्नलिज्म में, खुदावंद ताला ने अगर आपको 19 साल तक आवाम के लिए रेलेवेंट रखा हुआ है, आप एक मार्केट के अंदर बैठ के अपना शो कर रहे हैं प्राइम टाइम, इसका मतलब ये है कि लोगों की मेजॉरिटी जो है वो आपसे एग्री या डिसएग्री करे या ना करे, डजेंट मैटर, वो आपको देख रही है, आपको डिस्कस कर रही है, आपकी बात को सुन रही है, चाहे रद्द कर रही है, डजेंट मैटर। हर चीज़, मैं कोई वलीउल्लाह तो नहीं हूँ कि मेरी हर बात जो है उसको माना जाए ना। मेरा तो कोशिश होती है कि मैं सवाल पूछूं जिस तरह आप इस वक्त पूछ रहे हैं, और जो हकायक मुझे पता है या हकायक को बयान कर दूं खबर की सूरत में, या अपना एक बड़ा ऑनेस्ट तजिया दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तजिया अल्टीमेट है, या उसमें कोई झोल नहीं होगा, या उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। मतलब कोई ऐसा शख्स जो बायस से अबव हो। ये नेचुरल साइंस तो है नहीं कि जहाँ 2+2=4 है, सोशल साइंसेज है ना। तो इंसान जहाँ जहाँ इंसान इंटरेक्ट करता है, इंसान इज़ अनप्रडिक्टेबल, ह्यूमन नेचर इज़ अनप्रडिक्टेबल, ह्यूमन एनालिसिस इज़ अनप्रडिक्टेबल। तो इन चीज़ों की ना आप माशाल्लाह आप जा रहे हैं इसमें, लोगों की परवाह ना करें। अगर सक्सेस अचीव करनी है, मेहनत करें, ऑनेस्टी से करें, और अल्लाह पे छोड़ दें। काम साहब, अभी आपने एनालिसिस की बात की, पर्सपेक्टिव की बात की, आपको नहीं लगता कि अब आहिस्ता आहिस्ता पर्सपेक्टिव का, पर्सनल पर्सपेक्टिव का एज एन इंडिविजुअल, वो रूम बहुत कम होता जा रहा है? नहीं यार, मैं तो अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ खुल के। और मैं देखें, ज़िंदगी में मैंने 2 जॉब्स की हैं। एक तो मैंने पार्ट टाइम की है, जो डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की थी। फुल टाइम एकेडमिक्स की है, और जर्नलिज्म। इन तीनों में होता ये है कि आपको कंट्रोल करने वाला कोई बंदा नहीं है। यू आर ओनली आंसरेबल टू योर ओन कॉन्शियस। मतलब यहाँ दुनिया न्यूज़ में मुझे 13th ईयर चल रहा है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मियां आमिर साहब ने कभी मुझे कहा होगा यार तुमने ये क्या कर दिया, तुमने वो प्रेशर वो लेते होंगे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे आती है उसमें हम सवाल जब पूछते हैं, हमसे बुरा सारे पूछते हैं जितने भी एंकर्स हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम, तो उन्होंने प्रेशर वो लेते हैं क्योंकि एड्स हैं, 100 काम होते हैं, चैनल एड्स पे चलना है, हुकूमत के एड्स भी हैं। चैनल की मैनेजमेंट ने सारा प्रेशर लिया होगा, मुझे नहीं उन्होंने आज तक बताया। शायद ही कभी 13 साल में 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो कि बहुत ही कोई मामला आउट ऑफ। मैंने तो यहाँ से बैठ के सानिया मॉडल की रिपोर्ट ब्रेक की। उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ साहब को तूती बोलता था, उनके खिलाफ थी पूरी रिपोर्ट। चैनल ने वो प्रेशर बर्दाश्त किया। तो कोई जिन उसमें मैं गया हूँ ना शोबों में, उनमें आज़ादी बहुत ज़्यादा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड और बड़ा एंजॉय किया कर रहा हूँ। काम साहब, आई टेक अ स्टेप बैक। आपने वो अभी बात हो रही थी क्रिटिसिज्म, और ये कभी फेस टू फेस या आपने कभी विटनेस किया हो कि हरासमेंट कभी हुई हो? जैसे अभी शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ एक जो है एक हादसा पेश आया, वो हाउ डू यू सी इट? मेरे साथ कभी नहीं हुई, हालांकि मुझे क्रिटिक समझा जाता है पिछले 2.5 साल से, बल्कि 2.5 साल से नहीं, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तब से भी नहीं। जब से उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट किया तब से मैं उनका क्रिटिक हूँ। तो इंग्लैंड वगैरह में मैं हॉलीडेज़ के लिए कभी जाऊँ तो वहाँ पे तो अक्सर पीटीआई की, आपको पता है 90% पीटीआई है, उनकी फैमिलीज़ मिलती हैं, तस्वीरें उतरवाती हैं, बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि इमरान के ऊपर ज़रा हाथ हल्का रखे। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि जो आप बता रहे हैं अल्लाह का फजल है, अभी तक तो नहीं हुआ, कल का पता कुछ नहीं, लेकिन अगर वो भी हो जाए देन हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट जो शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ हादसा पेश आया? वो तो बड़ी बदतहजीबी थी और बड़ी बदतमीज़ी की थी उस बंदे ने, जिसने भी की। ये अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने अगर किसी को अपना लीडर भी बनाया हुआ है,
तो उसका ये तरीका थोड़ी है कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड कर जाए, ये तो अखलाकियात के ख़िलाफ़ है और किसी भी लिहाज से डिसेंसी के ख़िलाफ़ है, कंडेमेबल है। गाम साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे। उन्होंने आपको करियर में भी काफ़ी हेल्प आउट किया, वो ये क्या कहानी है, कैसा रिलेशन था उनके साथ आपका? कैरियर में मुझे अल्लाह ताला के बाद सिर्फ मेरे अपने गट्स है जिसने कोई भी रोल प्ले किया। मुशर्रफ साहब का तो पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पे एहसान है, जिसमें आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि ही इज़ द फादर ऑफ प्राइवेट मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। वो दौर जब 90s के अंदर बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब जैसे डेमोक्रेट्स जो थे वो पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया नहीं दे सके। आज भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर PTV सरकारी इदारा जो हमारे पैसों से चलता है, आपके मेरे पैसों से चलता है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर है। तो मुशर्रफ साहब का तो ये एहसान है ओवरऑल पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पे कि उन्होंने हमें इतनी अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री दी, उसी के बतन से सोशल मीडिया निकला। तो मुशर्रफ साहब ने ये था कि मुशर्रफ साहब ने मुझे इनकरेज बड़ा किया। मैं एकेडमिक था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया कि उनको मुझे मेरी आवाज़ बड़ी पसंद आई, उनको मैं भी बड़ा पसंद आया और मुझे वो बड़े पसंद आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्क्रीन पे क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा सर मैं बड़ी स्क्रीन पे नहीं गया, जो असल स्क्रीन है ये छोटी स्क्रीन। मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी स्क्रीन जो होती है ना, वो चाहे TV के ड्रामे हों या ये जो हम एंकरिंग करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई स्टारडम नहीं है। क्योंकि ये तो स्टारडम क्या होता है, जब आप अपना टाइम निकाल के ना पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाते हैं ना, पूरी फैमिली के साथ जाए या खुद जाए, ये है स्टारडम के किसी के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ दें। 3 घंटे का मामला नहीं, 4-5 घंटे अपने कीमती वक्त में से निकालें, अपने पैसे कई हज़ार रुपया वहाँ पे लगाएं, ये है स्टारडम। ये TV के अंदर सब्जी काटते हुए औरतें देख रही हैं फलां एक्टर का ड्रामा, फलां, ये स्टारडम थोड़ी है, या फलां एंकर का शो फलां, ये स्टारडम नहीं है। स्टारडम तो वही है। तो मैंने उनको कहा, मुशर्रफ साहब को मैंने कहा सर मैं बड़ी स्क्रीन पे मैंने जाना था, मैं वहाँ नहीं गया, तो ये TV की स्क्रीन क्या है? तो खैर उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो फिर मैंने उनके मशवरे को सीरियस लिया। इस हद तक उनका रोल है। फिर उनका एक शो था ऐवान सदर से, उसको मैंने होस्ट किया। वो PTV की तारीख का पहला शो था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे एज चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ओहदा जो था, हर तरह के लोग सवाल करते थे और मैं होस्ट होता था, और उन्होंने कभी सेंसर नहीं किया सवालात को। तो ये तो उनमें मुशर्रफ साहब की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स थे, बहुत टॉलरेंस थी उनमें। गाम साहब, ऐसे ही जैसे अभी आप बयान कर रहे हैं, अब हमने देखा है कि आप मुशर्रफ साहब को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मैं तो खुलेआम इसलिए बता देखें, होता क्या है, आप PhD का थीसिस लिखते हैं ना, अगर मैंने इस्लाम पे एक असाइनमेंट लिखी है, तो मेरी ऑनेस्टी ये है कि मैं उसके इब्तदाई इंट्रोडक्शन में PhD के थीसिस के MPhil के थीसिस में लिखूं कि जनाब मैं एक मुसलमान हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है, मैं आज़म सल्लम के ऊपर एक लिमिट तक एनालिसिस कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे मज़हब का मामला है। तो आप जब मेरा थीसिस पढ़ें तो उस बायसनेस को जेहन में रख के पढ़ें। तो मुशर्रफ साहब के हवाले से तो मैंने ओपन लोगों को बताया हुआ है कि आई हैव अ बायस फॉर हिम नॉट अगेंस्ट हिम, तो ताकि लोगों को पता चला कि जब मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि एनालिसिस फैक्चुअली सही हो सकता है मेरे लास्ट शोगर में उनसे जो मोहब्बत है, जो आज भी है, वो डोमिनेट कर रही हो। लेकिन अगर आप उनको सपोर्ट करते थे तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली यू सपोर्टेड डिक्टेटरशिप ओवर डेमोक्रेसी। नहीं, मैंने जो उनका 99 का मार्शल है उसको तो कभी सपोर्ट नहीं किया। उनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो तो कौम के हीरो बन गए। मतलब इफ्तिखार चौधरी, जिसने 99 का केस, जफर अली शाह केस के अंदर 2001-2002 में मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ जस्टिफाई किया, वो इस कौम का हीरो था। ये तो इस कौम की का पुरसान हाल है अखलाकियात का, इट्स अ कंप्लीट मॉरल बैंकरप्सी। तो मैंने तो उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं तो उस वक्त इंग्लैंड में पढ़ा था जब वो मार्शल, उस वक्त मैं इधर ही था अक्टूबर में, लेकिन मैं चला गया था वहाँ जब इनका पूरा मार्शल लॉ शुरू हुआ। मैं तो वो टाइम सारा इंग्लैंड में पढ़ने में गुजारा मैंने। जिन पॉलिटिशियनों ने, चौधरी ब्रदर जो बाद में PTI के प्रेसिडेंट भी बन गए, पता नहीं क्या, उनको तो किसी ने कुछ कहा नहीं। तो मैंने क्या सपोर्ट करना था यार। मैं तो जब वापस आया हूँ 2005-06 में, जब मैंने मीडिया में आया हूँ, तो मुशर्रफ साहब ऑलरेडी विराजमान थे और मेरे तो मीडिया में जाते हुए 2 साल ही रहे। वो 2008 में तो उनका वही डिक्लाइन हो गया था, तो मैंने वो क्या सपोर्ट करना है। वैसे मुझे वो पसंद है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऐसा क्या क्या किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, अदर देन द कूप इटसेल्फ? क्या क्या किया जो उनको नहीं करना चाहिए था? जी, उनको मेरा ख्याल है ये इफ्तिखार चौधरी वाला मामला डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनके मुखालफिन को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको वो करने की। इसके अलावा मैं अगर 1-2 चीज़ें बताऊंगा ना तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं आमरीत से बड़ा आमिर हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ ना कि मेरी दिल की ख्वाहिश क्या थी,
तो उसको रहने दे मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है? सर इट्स अ फ्री कंट्री, आप खुल के बोलें। नहीं मतलब मेरा तो ये था कि अगर आप डिक्टेटर बन के आए तो फिर पूरे डिक्टेटर रहे ना, मतलब ये क्या कि आधा तीधर आधा बटेर, मतलब फिर आपको फुली असर्ट करना चाहिए, फिर आपको इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था 2002 में। फिर आपने ये क्यों सोचा कि जी मैं एक लोग मेरे मतलब एक अच्छी राय रखेंगे, लोग कभी भी आपको हमेशा डिक्टेटर समझेंगे। बिल्कुल। यू हैव टू बी, मेरे वालिद ने भी बचपन में समझाया था कि अगर आपने वैसे तो अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन अगर बुरा काम भी करें तो उसे एक्सट्रीम पे जाएं। फिर डाकू बने तो फुलन देवी बने ना, पेंडुलम के एक एक्सट्रीम पे जाएं या एक एक्सट्रीम पे जाएं, ये नहीं कि बीच में लटके रह जाए। तो मुशर्रफ साहब को चाहिए था कि इन पॉलिटिशियनों को बिल्कुल मौका ना देते, क्योंकि जब तक उनका दौर रहा 2 साल का टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान वाज फ्लरिशिंग हाई। जब ये पॉलिटिशियन आया उसके बाद फिर गंद शुरू हो गया, अगर आप मेरी राय लें। तो मे बी आपकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को सूट नहीं करे होंगे, लेकिन दिस इज द वे आई थिंक। साहब मैं इन पॉलिटिशियन का ज़्यादा फैन नहीं हूँ बचपन से ही, क्योंकि मैं एट लार्ज सारों को तो नहीं, लेकिन 60-70% को करप्ट भी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये ना ही होते तो इस मुल्क के लिए बड़ा बेहतर था। गाम साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद आपकी जो कुर्बत है, आपका जो रुझान है, वो इमरान खान साहब की तरफ आया, और आपने खुद भी कहा कि आपने अपनी जर्नलिज्म के 10 साल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किए। उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था, और वो क्या दोस्ती थी, वो किस किस्म का रिलेशनशिप? इमरान साहब को जब मैंने जाना उसके पहले 1 महीने में चल गया था पता मुझे कि जिस तरह मेरा हार्डली कोई दोस्त हो सकता है ना, या मैं किसी का दोस्त हार्डली हो सकता हूँ, इमरान खान भी की भी पोजीशन यही है, वो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्ती का तो सवाल ही कोई नहीं कि उनसे मेरी कोई दोस्ती थी। तो उनका ये था कि मुझे वो ऑनेस्ट लगे बड़े, और जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि हमने उनके साथ बड़ा सॉफ्ट हैंड रखा। अकेले मैंने नहीं रखा, बाकी तो मानते नहीं ना है, बाकी तो सारे बड़े मैं तो खैर अपने आप को इतना वो कोई बड़ा जर्नलिस्ट भी नहीं समझता। मेरा बड़ा तारुफ तो ये है कि आई हैव बीन एन एकेडमिक, और खैर ये लोग तो नहीं मानते कि इन सब ने जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो इसलिए किया, और उन्होंने भी इसलिए किया। कोई इमरान खान ने ये नहीं कहा था प्लॉट, इमरान खान के पास तो एक सीट थी, हमें तो ये भी नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर कभी बनेंगे, लेकिन वो बातें सही करते थे। उन्होंने करप्शन के ऊपर जो बात की, उन्होंने जो नेपोटिज्म के खिलाफ बात की, उन्होंने जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ बात की। ये और बात है कि जब वो पावर में आए और आने लगे, उन्होंने सब कुछ वही किया जो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने किया था। इसलिए मेरे भाई कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बंदा आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। गाम साहब, लेकिन बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट से ही डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी आप बहुत पहले चले जाएं तो वो उन्होंने 2002 में भी रेफरेंडम में उन्होंने मुशर्रफ साहब को वोट दिया, और उनका ये चलो वो तो अच्छा काम किया ना, मुझे मुशर्रफ साहब पसंद है। नहीं, बट सर देन हाउ कैन ही स्टैंड विद डेमोक्रेसी उसी एट द सेम टाइम? यार बात ये है कि ये जितने बाकी के लोग हैं, इन्होंने तो पता नहीं कितने कितने रेफरेंडम भुगताए हुए हैं डिक्टेटर्स के। तो इमरान ने अगर एक उसमें कर दिया तो वो तो उस वक्त काबिल माफ़ी बात थी ना। उसके बाद वो तो कह रहा था कि जी मैं तो किसी के अंडर नहीं आऊँगा, ये नहीं करूँगा। मुझे क्या पता कि 2018 में जो अवाम को भी नहीं पता जिसको वोट दिया है, वो तो उन्होंने जनरल बाजवा को वोट डाला, क्योंकि इमरान खान ने खुद बताया कि असल तो सुपर किंग जनरल बाजवा थे, ही वॉज कॉलिंग। तो इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, तो उनकी तो ये स्टोरी थी। सर अब उनकी लड़ाई अनडेमोक्रेटिक टैक्टिक्स के अगेंस्ट है, तो अब उनके जो है आप साथ क्यों नहीं है, मतलब उनके आप फेवर में क्यों नहीं बोलते? देखिए मेरे भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। घर में ना मैंने ये बचपन में रियलाइज़ कर लिया था, कुछ लोग रियलाइज़ नहीं करते, ये इतने कैमरा मैन है जो हंस रहे हैं ना भी, ये भी रियलाइज, हालांकि हकीकत यही है कि बाप एक ही होता है। इनसे पूछ ले, बाप एक ही है, ठीक है ना। तो और वही हीरो होता है। पाकिस्तान में आप चाहे या ना चाहे, 1947 से लेके आज 48 से लेके चले, कायद आज़म का मैं निकाल देता हूँ बीच में, बाप भी एक ही, हीरो भी एक ही है, वो है पाकिस्तान की फ़ौज। वो कोई किसी शख्सियत के हिसाब से नहीं है, वो इदारे के हिसाब से है कि इतने गंदे पॉलिटिशियंस मिले कि हमें फ़ौज हमेशा ही बड़ी अच्छी लगी। अपनी जानें दे रही है, शहादतें दे रही है, हमें डिफेंड कर रही है। तो जब हम रिलेटिवली देखते थे इनको तो हमें ये अच्छे लगे। इसलिए आप देखें ख़ासतौर पर जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, पंजाब, इसकी तो अक्सरियत जो है ये फ़ौज में है। मतलब ये हमसे ही गए हुए लोग हैं ना, जो आज जनरल आसिम मुनीर हैं, या आज कोई और DGI SPR है या DGI, ये पाकिस्तानी ही है ना, ये कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, ये हम में से ही गए हुए, हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सो मैनी वेज। तो सवाल आपका क्या था, मैं उसमें वो स्किप कर गया। सर ये फौज के साथ के जो है उनके अब जो अनडेमोक्रेटिक जो है टैक्टिक्स हैं जी अगेंस्ट हैं इमरान साहब। जी इमरान साहब का मसला ये है कि इमरान साहब का ये जो नैरेटिव है ना सारे का सारा फौज, तो पहली बात तो ये कि हीरो एक ही, ठीक है। तो मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा रह गया है जो अभी बदहाली का शिकार नहीं हुआ,
यहाँ पे अदालतें 1952 से जब तमीज़ुद्दीन का केस का फैसला हुआ, फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली का जस्टिस मुनीर ने दिया, तब से लेके आज तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टरों को फांसियाँ दी, इन्होंने इलीगल कूस को जो जस्टिफाई किया, इन्होंने लोगों को जलावतन किया। मतलब करप्ट तरीन अदालतें पाकिस्तान, लोअर से स्टार्ट करके सुप्रीम तक चले जाएं आप। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर मैं कभी आपसे अलग ही आप में ऐसा करें तो मैं आपको हाल अहवाल बताऊं कि कितने करप्ट रहे। तो वो इदारा भी तबाह, पॉलिटिशियंस भी तबाह, वापडा भी तबाह। तो कोई एक इदारा है पाकिस्तान की फ़ौज। अब एक तरीका तो ये है कि जी आप अपने बलबूते पे पावर में आए, इतना अवामी इंकलाब आए कि वो अपनी हीरोशिप चेंज कर ले। वो कहेगा नहीं भाई जो ये बंदा कहेगा वही है। अब कोई नहीं, दुनिया में इंकलाब आते हैं, टर्की में आ गया, वो भी इंकलाब नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल लोग एट लास्ट पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। तो इमरान साहब का जो ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया था ना, जिसको आप अनडेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक उसमें ले गए, मुझे ये लगा था कि ये कामयाब नहीं होगा क्योंकि अवाम इसके लिए निकलेगी नहीं बाहर। और आज की डेट तक यही हुआ। इमरान साहब पॉपुलर तरीन लीडर होंगे, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनका जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, 9 मई में कितने लोग निकले? हज़ारों लोग ही निकले ना, कुछ हज़ार, पूरे 25 करोड़ की आबादी के अंदर। तो बस साबित हुआ कि आपका झगड़ा या आपकी लड़ाई है पॉलिटिशियंस के साथ। उन्होंने जब वो लड़ाई को मोड़ा इधर, तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, मैं तो खैर इमरान खान का ओनली वेल विशर हूँ मेरा ख्याल से मीडिया में। कि जो मैं उनको बताता रहा, जब वो हलफ लिया करते नौजवानों से जाके, जब वो लोगों को नौजवानों को तैयार कर रहे थे फ़ौज के खिलाफ, मैं कहा ये चलेगा नहीं। और अगर ये खुदा न खास्ता कामयाब हो गया तो ये इस मुल्क की तबाही है, क्योंकि एक ही इदारा रह गया है। आप उसी को अटैक कर रहे हैं, उसके आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं, उसके रैंक एंड फाइल को अटैक कर रहे हैं। उसी इदारे ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, वरना तो आप तो काउंसलर नहीं बन सकते थे। तो या तो आप पूरी सोसाइटी को चेंज करें ना, पूरी सोसाइटी इतनी डेमोक्रेटिक हो जाए, वो कहे कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आपके पॉलिटिशियंस इतने अच्छे हो जाए, दे हैव कम थ्रू विदाउट द स्केलेटन्स ऑफ करप्शन, मिस गवर्नेंस एंड ऑल दीज नेगेटिविटीज़, फिर तो बात बनती है। अवाम के सामने चॉइस है क्या? इनको देखते हैं, इनके ऊपर थोड़ी डिपेंड कर सकते हैं। उधर देखते तो फिर वो बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, चाहे उनकी बहुत खराबियां आप निकाल सकते हैं कि उन्होंने ये किया पॉलिटिक्स में, वो किया पॉलिटिक्स में। तो वो तो मैंने इमरान खान को समझाया था, मेरे भाई पीछे कोई आएगा नहीं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में किया था कि वो नारा लगता था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ तुम्हारे साथ है। तो मियाँ साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा भाई जब मैंने कदम बढ़ाया पीछे देखा, पीछे था ही कोई नहीं। तो वो तो इमरान खान को अकल की बात समझाई थी। वो खिलाफ मैंने क्यों होना है, वो तो बहुत बड़े लीडर है, मेरा खिलाफ होना क्या बनता है उनका? वो तो अपने खुद ही खिलाफ है एट लार्ज। आपने कोर्ट्स की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात की, 27th अमेंडमेंट आ गई। आई एम श्योर आप बोर हो गए हैं ये उसके बारे में बात कर करके अब। नहीं आप बताएं। लेकिन सर ये डू लेट अस नो कि इजंट द 27th अमेंडमेंट इटसेल्फ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी? यार ये जो जुमले है ना, डायरेक्ट अटैक ऑन जुडिशरी की आज़ादी है भाई इस मुल्क के अंदर ख़ास किस्म की डेमोक्रेसी है। वो उस तरह नहीं है जो आप वेस्टर्न समझते हैं, ना यहाँ के लोग वैसे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आज़ाद अदलिया और अदलिया वैसे आज़ाद हो जैसे इंग्लैंड वगैरह में, वो जो मुल्क है वहाँ पे कभी आप सोच सकते हैं कि दूध के अंदर पानी मिला के आपको पिला रहे होंगे, पेट्रोल के अंदर घासलेट मिला रहे होंगे, कुंडा डाल के जो है वापडा का जो है वो आपको IPP का और आपका इतना जो अरबों रुपए का सरप्लस हुआ है, उन मुल्कों में ये जिस मुल्क में अवाम एट लार्ज चोरी करती हो, अवाम एट लार्ज झूठ बोलती हो, तो वहाँ के मेरे भाई जजेस भी ऐसे होंगे, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी ऐसे होंगे। कौन सी आज़ादी अदलिया? वो ऐसे ही लोग हैं जो आएंगे आपके पास। एक फ़ौज का इदारा इसलिए बचा हुआ है कि उनकी वो जो काकूल अकेडमी में ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो वो इनसे बड़ी सुपीरियर हो जाती है। उसमें उनको जो चीज़ें सिखा दी जाती है वो इनको ये पास से भी नहीं गुजरे हुए। तो बाकी की आवाम जो है ना, वो तो आपके सामने मेरे भाई, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए सारी एंटिटीज़ हैं ये, उनके अंदर आप कोर्ट को एक ख़ास हैसियत है उसकी। हम में से ये जो करप्ट अवाम है इसमें से जजेस बनते हैं। करप्ट अवाम है, कोई 20%, कोई 30% रिश्वत लेने वाली अवाम है। रिश्वत तो नहीं जरदारी साहब कहते आके लो, ये तो अवाम ही ले रही है ना। बट इन्हीं के वोटों से यही लोग इलेक्ट होते हैं। जिस तरह के अवाम है वैसे हुक्मरान है, बिल्कुल सही है। तो उसमें इतना परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट को मसला नहीं हुआ मेरे भाई, लॉयर्स को कोई मसला नहीं हुआ, तो आप और मैं क्यों इस वक्त टेंशन में बैठे? हमें तो रात को इस वक्त कि निकल के बाहर को दूध शुद्ध पीते ठंडा, हम सोच रहे 28वीं तरमीम में 27वीं में क्या होगा। दफा करें यार इनको, आगे चले। बिल्कुल आपने पॉलिटिशियन से तो आपका बिल्कुल ही आपको कोई उम्मीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है इस काबिल भी नहीं है ये एट लार्ज। बट गार्ड साहब ये जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटीज हैं, ये इनके बारे में ये किस प्लानट की प्रैक्टिस है? देखें जी, एक तो जो इम्यूनिटी है ना वो तो बिल्कुल ठीक मिली है, जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को मिल गई है। क्योंकि इशू ये है कि वो अगर इम्यूनिटी ना भी आप दें, किसके बाप में इतना दम है
कि किसी एक्स आर्मी चीफ को भी ट्रायल करके दिखा दे इस मुल्क में। ये PMLN की गवर्नमेंट ने किया था ना, मुशर्रफ साहब का फांसी की सजा दी, एक्सिक्यूशन की। ये आप ही के इमरान खान थे कि उन्होंने आगे कहा जजों का दिमाग खराब हो गया, इस सजा पे कभी अमल दरामद नहीं होगा। मुशर्रफ साहब गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है डेथ के बाद। मेरे भाई, एक है प्रैक्टिकल रियलिटी, एक है आप रह रहे हैं एरिस्टोटल के रिपब्लिकन यूटोपिया के अंदर के भाई ये होगी रियासत ऐसी। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक, वो ना भी हो इस्तिस्ना, उधर तो कोई जा भी नहीं सकता और हम जाने भी नहीं देंगे। एक बात ये जो हुआ है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जरदारी साहब वाला। ये होता है कि मुंह की खाना, ये PMLN ने बचपन से हमारे जवानी से ये बनाया कि जी ये जरदारी मिस्टर 10% है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घोड़ों को मुरब्बे खिलाते हैं और पता नहीं पूरे मुल्क की दौलत लुट गए। इनकी आप बदकिस्मती देखें इस नून लीग की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, कि इन्होंने उसी जरदारी साहब को कहा है कि ताहियात ये बंदा ना करप्ट हो सकता है, ना ये था और ना इसे मुकदमा चलेगा, ये अल्लाह दिखाता है आपको। इसी जरदारी साहब को इन्होंने 10 साल 12 साल करप्शन केस में रखा हुआ PMLN अंदर। तो मेरे भाई ये तो वकाफात अमल है, ये हो गया, अब क्या हो सकता है सर? ये कोई इमेजिनरी ना भी होता तो इन पे किसने हाथ डाला है मेरे भाई? ये जो जेलें बनी हुई है ना, यहाँ ये कैमरा मैन है ना, इसे सिग्नल क्रॉस कर दिया, इस पे FIR होनी है अब। ये इनके लिए है, ये आप समझ जाएं, ये मुल्क में कानून जो है ये इन लोगों के लिए है। ये मेरा हम आप भी निकल जाएगा। मैं एक दिन ना सिग्नल, एक दिन मैं नहर पे, यार अंदाजा लगाया आप जरा, मैं नहर पे जा रहा तो सिग्नल ऑरेंज था जब मैंने ऑलमोस्ट क्रॉस किया, तो अब ऑरेंज पे तो आप निकल सकते हैं। बिल्कुल। पुलिस वाले ने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई, उसने मुझे रोक लिया। तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने कहा यार वो ऑरेंज हुआ हुआ था। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसने मुझे नहीं पहचाना, अच्छी बात है नहीं पहचाना, मैंने भी कोई अपना तारुफ नहीं किया। वो साथ वाला आया सीनियर था, उसने पहचान के ना अपना हाथ मिलाया मेरे साथ। वो कहता तो जानता नहीं, उन्होंने जानते कामरा साहब ये वो करके। वो भी कहा सर, मैं बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार तुम इतने बदतमीज़ हो, यानी कि अभी मैं मिनिस्टर नहीं हूं, तुम्हें पता चला कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं तुम्हें जब हक की बात कर रहा था एज अ आम बंदे के तौर पे, उस वक्त तुम कह रहे थे हमारी गाड़ी बंद होगी, तुम भी बंद हो गए। उसने जरा सा बताया कि जर्नलिस्ट है, तो तुमने कह दिया जी आपने इशारा भी तोड़ा तो जाए। मैं कहा यार पहले तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था कि तुम चलो असूलों में मेरे साथ बहस कर रहे हो, तो यानी कोई मिनिस्टर गुजर जाएगा तुम तो बिल्कुल ही सिग्नल ही ऑफ कर दोगे। तो मेरे भाई इस मुल्क में ये हालात है रूल ऑफ लॉ के, ये कानून के हालात हैं। किन बातों को लेके बैठे हुए आप? हम सब फिर तो मौका मिले निकल जाइएगा बाहर अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं सर, मैं तो नहीं हिजरत करना तो वैसे ही भाई अच्छी बात है तुम्हारे मजहब में ऐसी। गाँव साहब ये तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो हम जब तारीख पढ़ते हैं, हम खिलाफत का दौर पढ़ते हैं, हम कैलिफ्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको आम सड़क पे गुजरता बंदा जो था वो रोक लेता था और वो हिसाब मांग लेता था, वो खड़े होके देते थे। मेरे भाई ये तो वैसी ये गुनाह है उस दौर को इधर कंपेयर करना। वो तो छोड़ दें आप, उसको तो मैं बात नहीं करूंगा, वो उनका तो कंपैरिजन नहीं, बट उधर से इंस्पायर होकर नहीं, हम तो भाई पीछे ही गए ना। हमारे पास तो जो 47 में अंग्रेजों के दौर में जो डिसिप्लिन और जो रूल ऑफ लॉ इधर था, जो 1950s तक शायद रहा होगा, हम तो उससे भी पीछे गए। वी हैव गॉन बैकवर्ड। तो हमारी रेस है पीछे जाने की। तो इस कौम का मुवाज़ना आप किसी ना करें, ये कौम अजीम है। खान साहब 27वीं तरमीम छोड़ दी। यार आपको कह रहा हूँ तरमीमों को छोड़ दी। ये आइन दस्तूर का कोई ताल्लुक नहीं हमारे से, इस मुल्क से। मैं वही बस एक आपसे एक कह लें प्रिडिक्शन लेना चाह रहा हूँ कि ये 28th अमेंडमेंट भी जो है ये 28th जी अब ये भी आ रही है, तो इसके बारे में व्हाट डू यू प्रिडिक्ट? ये क्या है, इसमें क्या होगा? नहीं है मेरे भाई, इस मुल्क के लिए जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक कोई नई तरमीम आ रही है, प्रिडिक्शन कोई नहीं है। वो मेरे ख्याल से कोई शायद सूबों वगैरह का NFC वगैरह का मसला है कि उसको कुछ चेंज करेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा है नहीं मैं भी आपसे गलत बात कर दूं, ये पता होता मैं आपको जरूर बताया था। अगाम साहब इतनी लेकिन जो दिल में आएगा वो कर देंगे, इसमें क्या मसला है? सबसे बड़ी खबर ये है कि जो दिल में आएगा वो तरमीम कर देंगे। आप ऑर्डर लगाएं, क्या करनी है तरमीम? ये सर मैंने इसीलिए भी पूछा है कि 28th अमेंडमेंट में जो प्रपोजल पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत रूमर्स भी हैं, जो डिस्कस हो रहे हैं, उसमें उसको नून लीग भी सपोर्ट कर रही है, MQM भी मुतालबा कर रही है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी। यार इन लोगों की हैसियत ही क्या है जिनके आप नाम ले रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? ये तरामीम और ये मुल्क इनकी सपोर्ट पे नहीं चल रहा। ये बात आपने जहन में बिठा लें। दे आर नॉन एंटिटीज, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो जो है अल्लाह उनको सलामत रखे, और ये मुल्क उनके बलबोते भी चल रहा है। मतलब कि अगर प्रोविंसेस बनने हैं तो वो बन जाएंगे, वो इनके जब बनने होंगे ना, मैं आपको एक हफ्ता पहले बता दूंगा, बन जाएंगे। इनसे थोड़ी पूछ रहा जिन पार्टी से आपने नाम लिए, इन्हें कौन, इनको तो घर में नहीं को पूछता। गाँव साहब DG YSPR ने कॉन्फ्रेंस में बहुत जो है सख्त लहजा इस्तेमाल किया खान साहब के लिए। सुहेल अफरीदी साहब पर ख़ास करके उन्होंने बहुत तनकीद की।
अब ये क्या चल रहा है ये? कुछ भी नहीं चल रहा मेरे भाई। बात ये है, सिचुएशन कुछ इस तरह की इस वक्त बन चुकी हुई है कि हम अदालतों को बीच में ना लाएं। अदालतों को तो वैसे ही बीच में नहीं आना चाहिए, अदालतें तो वैसे ही इस मुल्क में फौत हो गई थी 1950s के अंदर। ये है एक वॉर, और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे, ये उन्होंने शुरू की है। उसके अंदर आपको मुख्तलिफ जहतें नज़र आएंगी, DGI-SPR का रिप्लाई भी नज़र आएगा आपको। जेल में मुलाकातें बंद हो गई ऑलमोस्ट परमानेंटली आज की डेट में, कल खुल जाए पता नहीं, शायद जेल चेंज भी कर दी जाए इमरान साहब की, ये भी हो सकता है। ये एक वॉर है, और इस वॉर को शुरू करने का और चलाने का सेहरा इमरान साहब के सर जाता है। प्रॉब्लम ये है कि वॉर उन्होंने शुरू कर दी बड़े हाई लेवल पे, पीछे उनके जो है फ़ौज नहीं है अवाम की, जिसके बलबोते पे वो इतने बड़े इदारे से टक्कर ले रहे हैं। और हमारे लिए सिचुएशन जो है वो अजीब सी है कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमसे मुराद पाकिस्तान की कौम की बात कर लें, अभी अभी अमेरिका हक वाला मामला हुआ जब इंडिया ने अटैक कर दिया, तो वो लोग भी जो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए के तहत फ़ौज को बुरा भला कह रहे थे, आई थिंक उन्होंने भी सोचा होगा कि यार बात है, एट द एंड ऑफ द डे फ़ौज ने डिफेंड करना है, तो इनके खिलाफ किस तरह हम जा सकते हैं। ये उन्होंने अपने उन्होंने तो नहीं देखा पाकिस्तानी फ़ौज ने कि तहरीक इंसाफ का या नून लीग का किसका, उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया है, पाकिस्तान की आवाम को डिफेंड किया है। तो इसलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, हल्का फुल्का चलता रहेगा, आप इसको इतना सीरियस ना लें। सिर्फ ये अगेन वही बात कि KP में गवर्नर राज की वो भी काफ़ी बातचीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि इज़ इट पॉसिबल? गवर्नर राज यार अगर लगाना होगा वो लगा देंगे जब फैसला होगा। जी बिल्कुल पॉसिबल है, कानूनी तौर पे पॉसिबल है। 3 तरीके हैं उसकी पॉसिबिलिटी के। अगर सदर समझे, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर समरी पास कर सकता है, उसको पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अप्रूवल चाहे। अगर KP की असेंबली खुद करे, वो तो खैर नहीं करेगी। तीसरी ऑप्शन में अगर गवर्नर लिख के दे दे, तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवान अगर उसको रेटिफाई कर दे हो जाएगा। तो होने को तो हो सकता है मेरे भाई, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। गाम साहब, मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोग्राम्स ला रही हैं। पब्लिक के लिए क्या रिलीफ आपको नज़र आया उनकी यार तरफ से? मैंने इनकी CM शिप को उस तरह ग्राउंड पे जाके मुआयना नहीं किया कि अवाम क्या सोच रही है इस बारे में, तो मैं इसका कुछ जवाब ख़ास दे नहीं सकूँगा कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ इन प्रोजेक्ट से। आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं उस तरह पब्लिकली मैंने नहीं पता किया, इंटरेक्ट किया कि मरीम नवाज साहिबा जब से CM बनी है, प्रोजेक्ट्स तो वो कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अवाम में उनकी क्या पजीराई है, अवाम किस तरफ है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मंसूबे जैसे आ रहे हैं और एग्रेसिव जो है लॉ मेकिंग। सुबह से पॉपुलैरिटी नहीं होती। देखें चौधरी परवेज़ इलाही, जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन अनाउंस किया 2008 का, परवेज़ इलाही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल CM ऑफ पंजाब, और उनके 1122 वगैरह इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और बेतहाशा इस तरह के इनके प्रोजेक्ट्स थे जो पाकिस्तान में नए थे, और उस वक्त लग रहा था कि दे आर हॉट पार्टी, दे आर गोइंग टू विन पंजाब एंड दे आर गोइंग टू विन फेडरल। लेकिन भाई अवाम ने जब पर्ची निकली तो पीपल्स पार्टी के हक में निकली। प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स के नीचे जो अवाम है, अवाम के दिल में कौन है, ये चलता है पता जब कोई इलेक्शन हो। तो उसके मुतालिक तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट्स विल। अयूब खान साहब ने इतने प्रोजेक्ट्स किए, सोचते थे उनका जवाल ही नहीं आएगा। 67 में उनके खिलाफ ऐसी मूवमेंट चली कि अभी ये ट्रैफिक एक्ट जैसे चेंज हुआ तो फ़ौरन से गिरफ्तारियां शुरू होगी। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो बाखबर नहीं है, जिनके घर टीवी नहीं है या जो टीवी नहीं देखते, या उन्होंने न्यूज़ पे उनको नहीं पता कि ये लॉ जो है वो पास हुआ है, वो बाहर लोग दही लेने गए हैं तो वो बाहर से उठाए गए हैं। नहीं, वो तो सही उठाए गए हैं। मसला ये है कि आप सोच सकते हैं किसी भी मिनिमम सिविलाइज एजुकेटेड माशरे के अंदर आप ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं और लाइसेंस नहीं आपके पास, मतलब ये तो क्राइम है ना यार। मतलब इसके लिए ऑर्डिनेंस पास हो या ना पास हो, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ ऑर्डिनेंस की वजह से बनवाया, 2014-12 में बनवा लिया था। मैंने ये सोच के थोड़ी बनाया था कि ऑर्डिनेंस आएगा या गिरफ्तारी का खतरा होगा तो मैं करूंगा। एक बेस इस मुल्क में तो 18 साल से कम उम्र बच्चा गाड़ी भी चला रहा है, मोटरसाइकिल पाँव नहीं पहुंचता उसका नीचे, मोटरसाइकिल गियर तक तो, और रेस तक तो वो गियर तक, और वो मोटरसाइकिल चला रहा है। तो यहाँ तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। मतलब ऑर्डिनेंस आए या ना आए, इट डजंट मैटर। ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। सर, आप बाहर जाते हैं, आप UK भी काफ़ी जाते हैं, आपने देखा होगा, कभी आपको मौका मिला हो तो वहाँ पे वो छोटे छोटे नर्सरी में जो बच्चे होते हैं जूनियर स्कूल के, उनको बिब्स पहना के वो ट्रैफिक की, और वो फुटपाथ्स पर उनको जो है बड़े डिसिप्लिन के साथ वॉक करवा रहे होते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो है वो क्रॉस करवा रहे होते हैं।
तो ये गवर्नमेंट ये रूट कॉज जो है कि अगर बच्चा जो है जो स्कूल में अभी आया जूनियर मतलब छोटा बच्चा है उसी को वहाँ से सिखाना शुरू कर देंगे तो इनको ये बाद में ये मेरे भाई इतने बात aggressive- ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे निगलेक्टेड शोबा है ना, जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी देखा है, वो एजुकेशन। अभी तो आपका बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है आपने वो नहीं दे सके। यानी मेरे दौर में मैं आपको बताता हूँ कि इतनी कन्फ्यूजन थी कि आधा टाइम हमारा इंग्लिश मीडियम था, फिर उन्होंने उर्दू मीडियम कर दिया और फिर इंग्लिश मीडियम कर दिया। मतलब इस मुल्क की प्रायोरिटी एजुकेशन है। और आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाकिस्तान की 60% 65% आबादी अभी भी रूरल एरियाज़ में रहती है। एजुकेशन वहाँ पे है ही नहीं। ये जितने वोट लेके आते हैं आपके सियासतदान जो है, फ्यूडल्स जो है, फ्यूडल से मुराद वो पग वाला फ्यूडल नहीं है। जो बंदा जो है वो मौरूसियत पे वोट लेता है, मैं उसको ही फ्यूडल समझता हूँ। जो बंदा जो है वो अपने इलेक्टेबल होने की बेस पे वोट ले रहा है, एक ख़ानदान दर ख़ानदान, वो अच्छा है या बुरा, उसकी बेस पे उसने वोटर को मज़ारा बनाया हुआ है। मज़ारे से मुराद यहाँ पे लिटरल मज़ारे की बात नहीं हो रही, जिसकी सोच ही नहीं है। उसको आप क्योंकि खाना दे रहे हैं, उसको आप रहने की जगह दे रहे हैं, तो वो आपको वोट दे रहा है, चाहे आप करप्ट हैं या आप अच्छे हैं, बुरे हैं या बदकिरदार हैं, जो भी हैं। वो उन्होंने इसलिए रखा हुआ है एजुकेशन में लेस प्रायोरिटी इन तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, कि अगर लोगों में शऊर आ गया गाँव के अंदर तो इनको वोट ही नहीं पड़ेगा। अगर शऊर आ गया इन तमाम रूरल एरियाज़ के अंदर, या यूनिवर्सिटियाँ बन गई, कॉलेजेस बन गई, तो वो सोचेंगे कि यार इनको हम वोट दे रहे हैं, ये इतने करप्ट एलिट को वोट दे रहे हैं अपने शऊर के। तो ये लोगों का शऊर खंडर ज़्यादा रखा है शऊरी तौर पे पॉलिटिकल एलिट ने। तो एजुकेशन तो प्रायोरिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ड्राइविंग के वो पहना के तो वो देंगे। मेरे भाई, ऑरेंज ट्रेन बनाने से आप इंग्लैंड नहीं बन सकते। इंग्लैंड के माशी, अखलाकी, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल ओवरऑल सुपरमेसी को नहीं मैच कर सकते क्योंकि आपने ऑरेंज ट्रेन ना ली है। ये तो दिखावे हैं, चीप टैक्टिक्स है, करी जाए, इससे क्या होगा? नीचे ग्रास रूट में आपकी एजुकेशन कहाँ स्टैंड करती है, बच्चियों की खास तौर पे। कि आज भी बच्चियां जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पैथेटिक बनाया हुआ है कि बच्चे और बच्चियां जो कई कई किलोमीटर दूर जाके आपने स्कूल, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जाओ, ये सिचुएशन है। यहाँ आपने ऑरेंज ट्रेन चला दी है, वहाँ पे आप सड़कें और बस नहीं चला रहे ताकि वो स्कूल तक की, घर से लेके स्कूल तक की, ताकि देहात के बच्चे बढ़ गए तो इनको वोट कहाँ से पड़ेगा? कामर साहब, इमरान खान साहब पर तनकीद होती रही कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत कर ली और वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। आपको इन दोनों में से किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मायूस किया? मुझे इन दोनों ने मायूस नहीं किया, क्योंकि मैं लोगों के मतलब ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादातर लोगों के मतलब सोचता ही नहीं हूँ, ना अच्छा ना बुरा सोचता ही नहीं हूँ। तो ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इनके ये जो आप जो बता रहे हैं, इनके आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टो के मतलब सोचता हूँगा। 3 हरफ है भाई, 4 हरफ भेजे आप इन पे, सोचा ही ना। क्योंकि मैनिफेस्टो भी गलत, वो भी अफसाने, उन पे इम्प्लीमेंट तो खैर कभी होना ही नहीं। उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो सिर्फ शो पीस है। अगर अभी आपको अडियाला जेल खान साहब से मिलने दिया जाए जी और आपको स्कूप होगा स्टोरी, और आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले, तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा? मेरे भाई, उस्मान डार का एक इंटरव्यू किया था, उसके बाद मैंने ये हिसाब लगाया कि इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है ना, किसी की जान भी फंसी हुई हो ना ही करो तो बेहतर है। ये मैं खैर मजाक में कह रहा हूँ, मैं दोबारा भी ऐसा इंटरव्यू करूँगा, कोई फंसा होगा तो उसको रिलीफ देने के लिए। इमरान खान से क्या सवाल करूँगा? मेरा ख्याल है इमरान खान ने खुद मुझसे कई सवाल कर लेने। पहले तो पूछा तुम आए किस खाते में हो इधर, तुमसे मैंने बात ही नहीं करी, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं करनी। तो बात तो जब उनसे मैं सवाल करूँ, लेकिन अगर मौका मिलता सवाल करने का तो मैं उनसे पूछता ज़रूर कि भाई आपको बड़ा समझाया था तो आप रियलाइज़ करते। मैं आपको जवाब भी बता दूंगा उनका कि ये जो आपने बिला वजह फ़ौज से पंगा लिया, उन्होंने जवाब भी उसका दे देना कि नहीं मैंने ठीक किया, क्योंकि वो उनका मिशन कुछ और है। वो उनका ये नहीं है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि वो सोचते होंगे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, शहबाज शरीफ को समझते कुछ नहीं। वो तो प्राइम मिनिस्टर की सीट तो उनके लिए बहुत छोटी होगी, वो तो समझते हैं मैं नेल्सन मंडेला प्लस हूँ। अब ये और बात है कि कितने साल में वो निकलते हैं कितने नहीं निकलते, नेल्सन मंडेला वाला दौर करते क्या करते। तो जवाब तो उनके पास तैयार हो गए, इसलिए उनसे सवाल पूछने का फ़ायदा कुछ नहीं। हम सब एक रूमर उड़ा अभी पिछले दिनों के इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है, उनको इवन के डेथ रूमर भी आया, लेकिन अब उनकी वैसे भी काफ़ी एज हो गई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी दे। अगर जेल में ही उन्हें कुछ हो जाता है नेचुरल या नेचुरल तरीके से, तो उसके बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। ये भुट्टो साहब को जब फांसी देनी थी ना, तो
जनरल ज़िया जो थे उन्होंने पहले तो जब भुट्टो साहब को अरेस्ट किया पहली दफ़ा, तो ये था कि भुट्टो ऐसा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया था। तो उन्होंने सोचा कि अवाम का पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, उनको रिलीज़ कर दिया, फिर गिरफ्तार कर लेते थे, फिर रिलीज़ कर देखने के लिए। फिर जब फांसी का ऑर्डर आया तो बड़ा मसला था, अगर फांसी को बड़ा छुपा के दिया गया कि यार पता नहीं यहाँ पे वो कोट लखपत जेल जो है, जो उनकी जो पिंडी की जेल जो है उसके अंदर जो है पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ये कौम इस तरह ही है, सब कुछ इस तरह ही है, सब चलता रहेगा। आज कोई रहे ना रहे, इस कौम का कोई ऐसा मामला नहीं है, वो अपने बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। खान साहब का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? फ्यूचर अभी तक की सिचुएशन में तो बिल्कुल ही क्लोज्ड फ्यूचर है, बंद गली, और कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। आगे अल्लाह को बेहतर पता है। क्या शहबाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि 5 साल अपने वो कर भी ले तो उसकी क्या हैसियत है पूरे करने की क्या हैसियत है? कर भी ले करना itself एक achievement। यार आपके लिए होगा टेन्योर पूरा करना बहुत बड़ी अचीवमेंट, मेरे पॉइंट में तो कुछ भी नहीं है उसकी हैसियत। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए भी कि आज तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सकता। बिला वजह ही आप बिला वजह किस्म की एम्बैरेसमेंट लेके बैठे हुए। मुझे तो कभी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरा नहीं कर सका टेन्योर। ये सारे इसी काबिल थे कि पूरे ना करते, एक दो को निकाल के बीच में से, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि ठीक है यार, जब अवाम एट लार्ज को परवाह नहीं है, जिनके वोट से आप आते हैं, आज शहबाज शरीफ साहब को अगर निकाल दिया जाए तो कौन आएगा यहाँ प्रोटेस्ट करने? एक बंदा नहीं निकलेगा बाहर मेरे भाई। तो जब अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप और मैं क्यों रात के इस पहर इतने फिक्रमंद हैं? हम सब आज के जो जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट कम और पार्टी नुमाइंदे ज़्यादा लग रहे होते हैं। क्या ये जर्नलिज्म है? यार केस टू केस वेरी करता है। मैं किस तरह कमेंट कर सकता हूँ किसी और जर्नलिस्ट के ऊपर? तो मैं तो खुद अपने आप को जर्नलिस्ट ही समझता है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इस शोबे में हूँ मैं। हर केस टू केस वेरी करता है, रिलेटिव टर्म है ना, किसी के लिए कोई जर्नलिस्ट, किसी के लिए कोई जर्नलिस्ट है। तो मैं तो बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं कि बता सकूँ, ना मेरी जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हुई हुई है, ना मुझे पता है ये जर्नलिस्ट क्या होते हैं, क्या करते हैं। मुझे तो अल्लाह तवक्कुल ही बस बैठा हुआ मैं काम कर रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने जो है शो में शेयर की, और उसके बाद उनकी फैमिली का भी उस जो है रिएक्शन आया जिस पे वो बहुत उनको अफसोस हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। तो आपने क्या सोचकर वो शेयर किया था, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? कुछ भी नहीं, खबर थी एक, और इम्पोर्टेंट खबर थी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रहा था पता कि उन पर वायलेंस हुआ है। अगर उन पर वायलेंस चल जाए पता, तो वो सारी स्टोरी चेंज हो जाती है जो नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो उस लिहाज से एक इम्पोर्टेंट खबर थी। तो अरशद शरीफ साहब बड़े अच्छे कोलीग थे हमारे, तो इट वाज नेवर मेंट टू डिसरिस्पेक्ट हिम इन एनी वे, और तो कुछ भी मकसद नहीं था। एक न्यूज़ थी, उसको आपने देना ही है तो दे दिया। राम साहब, म्यूजिक से लगाव है आपको, आई नो दैट। हर एक कोई आपको नहीं है? मुझे है सर, आई माई सेल्फ आई प्ले गिटार एज वेल। अच्छा, और फिर मुझे आपका भी पता है कि यू डू प्रैक्टिस म्यूजिक। और नहीं, वो आप गलत पता चला है। मैं सुनता अच्छा हूँ, और वो मैं इतना खूब के सुनता हूँ कि लोगों को लगता है कि यार ये जो सुन रहा होगा इतना डूब के, तो ये गाएगा तो क्या गाएगा। तो अल्लाह का फजल, आज तक गाया नहीं। सर आपने जैसे एक बारी लता जी से रिक्वेस्ट की थी गाने की, और उन्होंने आपको गा के सुनाया, तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट नहीं, मैं नहीं गा सकूंगा। इसकी वजह बताऊँ क्या है? मैं आपको बात बताऊंगा, इस रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा आपको इसकी वजह। अच्छा ठीक है। लता जी से तो आपने रिक्वेस्ट की थी, मैंने रिक्वेस्ट की, सही की थी। वो तो सिंगर है बहुत बड़ी, वो तो उनका तो शोभा है ये गाना। मुझे तो आप अभी मुश्किल से, जर्नलिस्ट कम्युनिटी मुझे जर्नलिस्ट नहीं समझ रही, एकेडमिक्स वाले मुझे एकेडमिक्स ही समझते थे। बड़ी मुश्किल से मेरे भाई में इधर आए हो आप जर्नलिस्टों के शुरफा के अंदर, और यहाँ पे आपको पता है कि मौसीकी, एक्टिंग, दुनिया जहान में उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मतलब हॉलीवुड में आप चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस तालाब में आप उसकी बात करेंगे, यहाँ तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। मुश्किल से मैं शुरफा के शोबे में आया हूँ, जर्नलिस्टों के, जो अपने आप को बहुत शुरफा समझते हैं। अभी आप मुझे यहाँ सिंगर बना दें तो मेरे भाई, आपका तो इंटरव्यू का पता नहीं, अल्लाह करे और ऊपर जाए, लेकिन मेरा तो काम हो गया ख़राब। तो अगर आता भी होता तो ना गाता, क्योंकि इस मुल्क में रिस्पेक्ट ही नहीं है आर्ट की। तो मसला ये है। राहुल साहब, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, बहुत एक्सपीरियंस है, वेरी ब्राइट माइंड यू हैव। आने वाले 5-10 साल में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? यार ये सवाल जो है ना, ये आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? ना मैं ज्योतिषी, ना मैं कोई फॉर्चून टेलर,
ना कोई स्पिरिचुअल लीडर। लेकिन वैसे अगर मैं एक बात करूं तो मेरा ख्याल से सो व्हाट होप डू यू कैरी, और वो आप यार ये जो होती आवाम है ना, को ये जो लफ्ज़ है होप वगैरह, ये मुझे बड़े कमज़ोर लगते हैं लफ्ज़, यू नो। और इसका प्रचार करना, चलो होप दिल में रख ले बंदा और बात है, फिर वो अगर सिर्फ होप ही बन के रहे तो वो बहुत ही कमज़ोर आदमी है कि जी होप है मेरी कि मैंने इंग्लैंड जाके पढ़ना है। ओ भाई आपने टके की तो एफर्ट की नहीं उसके लिए। अच्छा फिर आप वहाँ चले गए, फिर वहाँ जाके आपने क्या किया? खाली होप से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, और होप्स का इजहार करना ही नहीं चाहिए, मैं तो करता ही नहीं हूँ। टिका के आपने जो करना है ना, ख्वाब देखें, बड़े से बड़ा ख्वाब देखें। लेकिन ख्वाब, मेरे एक दोस्त हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, ख्वाब एफर्ट नहीं है उसमें। जब एफर्ट ना हो वो डिज़ास्टर है। तो होप वगैरह ये वो ख्वाब देखें ज़रूर, बड़े से बड़ा ख्वाब देखें, होप भी रखें, उसके लिए एफर्ट करें पूरी। और लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब चांद निकलता है ना तभी दुनिया को चलता है पता, जब सूरज निकलता है तभी दुनिया को चलता है पता। तो यू डोंट नीड टू टेल के आपकी होप थी, आपका ये था। आपकी हर एफर्ट, आपके हर क्रिटिक का जवाब जो आपका काम है वही बोलता है और वही रह जाता है, इंसान तो फिर चला जाता है इस दुनिया से। सर फिल्म का आपने जिक्र किया, अगली फिल्म कब आ रही है? नहीं भाई, पाकिस्तान में अगर मैं ये सोचता रहा कि यार मेरी ये फिल्म नहीं चली, तो उसके बाद अब मैं जिस तरह का मैं बंदा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार अब मैंने, जैसे मुझे ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे पहले फुल बोर्ड में मेरा नहीं हो सका एज लेक्चरर ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो मैं ज़िद में गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, वहाँ से हायर स्टडी की, वापस आया और गवर्नमेंट कॉलेज में फिर मैंने फुल बोर्ड पास किया और उसमें मैं परमानेंट पोजीशन में गया। तो ये एक मेरी ज़िद थी इन अ पॉजिटिव सेंस कि यार मैंने करना है ये। ज़िद में और बेवकूफ़ हमाकत में जो है ना वो फ़र्क होना चाहिए। अब पाकिस्तान में सिनेमाज ही बंद हो रहे हैं, तो सिनेमा वाला 50-55% लेता है आपसे, 60% लेता है। तो जिन लोगों ने सुपरहिट फिल्में थी वो दोबारा नहीं बना रहे, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी कि अपना हक हलाल का पैसा इसमें दोबारा ज़ाया कर दो। Sir, keep on shining, and Thank you. Again, keep on inspiring us. Thank you so much for joining. You inspired me a lot. Thank you so much. Sir, thank you. This is Ali Suhail signing off.